साथियों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का जो 48 घंटे का मोहलत दिया है, वो कल शाम 8 बजे तक के लिए 6 अप्रैल का समय है। ट्रंप के इस संदेश को इस तरह से पढ़ा जा रहा है कि टाइम इज रनिंग आउट, दैट इज 48 आवर्स बिफोर ऑल हेल विल रेन डाउन ऑन देम, ग्लोरी बी टू द गॉड। इनका सीधा सा अर्थ है कि मैं इतना बड़ा कहर बरपाऊंगा, अब तुम्हारे पास 48 घंटे बचे हैं। हालांकि ट्रंप ने इससे पहले तक जो 10 दिन का समय लिया, उसमें कहा गया था कि वो सीज फायर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कोई सीज फायर किया नहीं था। उसके बावजूद उनके द्वारा लगातार हमले इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर जारी थे। इस बीच में जब आप 48 घंटे के मोहलत की बात बोलते हैं तो ये फिर से सवालों के दायरे में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा ही मोहलत इन्होंने 22 मार्च को दिया था। 22 मार्च को ट्रंप ने कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का समय दे रहा हूं, अन्यथा मैं ईरान के पावर प्लांट्स को उड़ा दूंगा। ट्रंप के इस धमकाने के बाद में ईरान ने अपनी तरफ से इन्हीं देशों को धमकाया जहां पर अमेरिका के बेसिस हैं, और कहा था कि अगर आपने हमारे पावर प्लांट्स पर हमले किए तो हम आपके डीसैलिनेशन प्लांट्स जितने भी पश्चिम एशियाई देशों में हैं उन्हें निशाना बना देंगे। यानी कि पानी पीने के लिए जो समुद्री पानी पर निर्भर हैं पश्चिम एशिया के देश, खाड़ी के देश, उन्हें हम दिक्कत खड़ी कर देंगे। ट्रंप 22 मार्च को दी 48 घंटे की धमकी से पीछे हटते हैं। धमकी में पावर प्लांट्स उड़ाने की धमकी थी। इस बार भी जो धमकी है वो असल में पावर प्लांट्स को ही उड़ाने की है। यानी कि अमेरिका को ऐसा लगता है कि वो ईरान के पावर प्लांट अगर उड़ा देगा तो ईरान पूरी तरह सरेंडर कर देगा। तो वो पावर प्लांट्स को उड़ाने के नाम पर, बिजली उत्पादन केंद्रों को उड़ाने के नाम पर धमका रहा है। 23 तारीख को या 22 तारीख को जो 48 घंटे पूरे होने थे 24 तारीख के दिन, तो 23 तारीख को ट्रंप बाहर आते हैं और अपनी तरफ से यहां पर हमला करने का जो अपना सोच था उसे टालते हुए 5 दिन की मोहलत देते हैं कि मैं 5 दिन का समय देता हूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दो, अदरवाइज मैं पावर प्लांट पर हमले कर दूंगा। फिर भी ट्रंप इस सीज फायर ऐलान के बाद भी रुके नहीं, लेकिन पावर प्लांट पर हमले नहीं किए। फिर आगे 5 दिन की समय निकलती है। 26 मार्च के दिन समय देते हैं कि मैं अगले 10 दिन के अंदर, मतलब टोटल डेडलाइन जो है वो बढ़ाकर 10 दिन कर रहा हूं, 6 तारीख तक यानी 6 अप्रैल तक आप या तो मान जाओ, 26 से 6 अप्रैल का समय दिया गया, अन्यथा मैं आप पर हमले कर दूंगा। तो एक तरीके से 22 मार्च से लेकर के 6 अप्रैल आने को है, और ऐसे में अमेरिका इन 15 दिनों में जो डिसाइड कर पाया है वो ये कि जब पावर प्लांट पर हम हमला करेंगे उस समय पर जो काउंटर दिक्कत एडवर्सरीज क्रिएट होंगी उनका शायद उन्होंने कोई ना कोई सिस्टमैटिक समाधान इतने दिनों में खोज लिया हो। जहां तक बात है पीने के पानी की, क्योंकि अचानक 48 घंटे के अंदर हमला हुआ होता तो संभवतया बहुत सी दिक्कतें अचानक में खड़ी हो जाती। हो सकता है अब रिजर्वायर्स बना लिए गए हो, जो भी है। ऐसे में यहां पर एक अल्टीमेटम जो दिया गया था, अब वो अल्टीमेटम खत्म हो रहा है। खत्म होने से एक रात पहले ही इन्होंने आज सुबह सुबह ये वीडियो डाला है। अब शायद आपको विजिबल ना हो, एक शहर के ऊपर बम धमाके हो रहे हैं। ट्रंप ने, हम जब सेशन बनाने आए उससे कुछ देर पहले ये वीडियो शेयर किया। इस वीडियो को अगर ध्यान से देखें तो बम धमाके हो रहे हैं, और इसमें ट्रंप कह रहे हैं कि हम लोगों ने उनकी सेना के लीडर्स को टारगेट किया है। अर्थात ट्रंप जब 10 दिन के सीज फायर की बात कर रहे थे, सही मायने में वो 10 दिन का सीज फायर मान नहीं रहे थे, बस बोल रहे थे। तो मान क्या रहे थे? असल में ट्रंप 10 दिन के लिए भी जो समय दिए थे वो पावर प्लांट पर हमला ना करने का दिए थे, बाकी हमले उन्होंने बदस्तूर जारी रखे। इसी पूरे क्रम में एक ह्यूमिलिएशन अमेरिका के साथ जुड़ गया, एक शर्मिंदगी अमेरिका के साथ जुड़ गई। क्या जुड़ी? अमेरिकी फाइटर जेट्स, क्योंकि अमेरिका दुनिया के सामने 2 बड़ी बातें डींगों के रूप में हाँकता है। पहला कि वो हवा क्षेत्र में यानी कि एयर स्पेस में सबसे पावरफुल देश है। दूसरा, वो सबसे बड़ी नेवल पावर है। ये वैसे फैक्चुअली करेक्ट भी है, क्योंकि अमेरिका पूरी दुनिया के ऊपर अपना जो वर्चस्व है वो अपनी सेनाओं के माध्यम से, अपनी एयर फोर्सेस और नेवी के माध्यम से ही बनाता है। अगर आप ईरान युद्ध को अगर डिकोड करने निकले तो पाएंगे कि ईरान पर हुए हमले भी गल्फ के अंदर, खाड़ी के अंदर, जो अब्राहम इन्होंने खड़ा किया था, अब्राहम लिंकन या गैराल आर फोर्ड, वो नेवी के ही वॉरशिप कैरियर थे, वहां से हमला किया गया था। तो नेवी के एयरफोर्स वाले विमान, या कहिए नेवी के फाइटर जेट, क्योंकि अमेरिका के अंदर नेवी भी फाइटर जेट वो वाले ऑपरेट करती है जो उनकी एयरफोर्स करती है। इसीलिए अमेरिका नेवल फोर्सेस को बहुत ऊपर रखता है, मरीन कमांडोज को सबसे श्रेष्ठ कैटेगरी के अंदर रखता है, क्योंकि वो नेवी के साथ साथ एयरफोर्स का काम भी संभालते हैं। कुछ इस प्रकार की इनकी मतलब भूमिका है।
ऐसे में अमेरिका के बीते 20 साल के इतिहास में, जिसमें अफगानिस्तान भी शामिल है, जिसमें अमेरिका के आसपास के जो देश हैं, इराक भी शामिल है, इनमें आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अमेरिका के किसी फाइटर जेट को, एयरक्राफ्ट को दुश्मन देश ने निशाना बनाया हो, क्योंकि यह हर बार एक उन्नत किस्म विकसित कर लेते हैं। जैसे F-35 कहा ही यह जाता है कि इसे दुश्मन ट्रैक भी नहीं कर सकता, उसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी है। ऐसा क्या होता है, क्यों नहीं ट्रैक कर सकता? असल में ट्रैक करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, अर्थात जमीन के ऊपर से रेडियो वेव्स वैसे समझिए जैसे आप अपने जब टीवी का रिमोट चलाते हैं तो एक वेव निकलती है जिससे आपकी टीवी ऑन होती है, बिल्कुल ऐसे ही समझिए कि रडार लगा करके वहां से रेडियो वेव्स जो विजिबल नहीं है लेकिन उन्हें आसमान में छोड़ा जाता है, पूरे आसमान में उन वेव्स को छोड़कर रखा जाता है। उनमें अगर कोई भी डिस्टरबेंस आता है तो वो नीचे पता चल जाता है कि हां भाई कुछ इस तरह का कोई मूवमेंट हो रहा है। ऐसे में फाइटर जेट्स जो रेडियो वेव से नहीं पकड़े जाते, उनकी इस तकनीक को स्टेल्थ टेक्निक कहा जाता है। ये क्या करते हैं फाइटर जेट, क्योंकि रेडियो वेव्स टकराकर जब वापस आती है तो संदेश देती है कि दुश्मन की एंट्री हो गई है। लेकिन अमेरिका ने दो तरीके से स्टेल्थ विकसित किया। पहला, अपने फाइटर जेट्स को अल्ट्रा फास्ट बनाया, मतलब कि उनके अंदर जो स्पीड है वो हाइपर लेवल की डाल दी कि भाई आवाज से भी 2-2 गुना 3-3 गुना आवाज से इनकी गति से इनके जहाज उड़ते हैं। तो पहला, रेडियो वेव्स का जितनी देर में ट्रांजैक्शन होता है या फिर वो पता लगाता है उतनी देर में उसकी लोकेशन हल्की सी भी चेंज हो जाए तो वो सेफ मोड में एंट्री कर जाता है। दूसरा, रेडियो वेव्स लौट कर वापस आएंगी तो पकड़ में आएंगी। इन्होंने उन्हें एब्जॉर्ब करने की तकनीक विकसित कर ली है। इसीलिए अमेरिका कभी नहीं चाहता कि उसके फाइटर जेट्स पकड़े जाएं, क्योंकि लोग उसके फाइटर जेट्स के ऊपर से ही मसाला हटा हटाकर सीख लेंगे कि तकनीक क्या है जिसके माध्यम से रडार को रोकने की कैपेसिटी विकसित की है। इसीलिए जब भी कहीं F-35 क्रैश होता है तो अमेरिकी नेवी वहां पर धावा बोल देती है ढूंढने के लिए कि किसी दुश्मन के हाथ ना लग जाए, विशेष रूप से उस दुश्मन के हाथ ना लग जाए जो तकनीक जानता हो, सीखना जानता हो, रिवर्स इंजीनियरिंग जानता हो। ऐसे में ईरान ने क्या किया, ईरान ने अमेरिका के इस हेजिमोनी को, इस वर्चस्व को चुनौती दे दी। कैसे चुनौती दे दी? अमेरिका का एक और फाइटर जेट है जिसका नाम है F-15 फाइटर जेट, अटैकिंग जेट है वो। F-15 फाइटर जेट से वो ईरान में हमले करवा रहे थे। ईरान में हमलों के दौरान ईरान ने उस फाइटर जेट को अपने मिसाइल सिस्टम से नुकसान पहुंचा दिया, क्रैश कर दिया। रिपोर्ट ईरानी मीडिया की यह है कि उन्होंने 2 अमेरिकी फाइटर जेट्स मार गिराए। यह सत्य था कि फाइटर जेट गिरा है, कितना गिरा है यह अभी तक कंफर्म अमेरिका ने नहीं किया है। फाइटर जेट गिरा इसका पता कैसे चला कि अमेरिका ने खुद माना कि उसके 2 पायलट लापता हैं। फाइटर जेट गिरा तो उसमें से इजेक्ट होकर के पायलट निकलकर ईरान की भूमि पर लैंड हो गए। अमेरिका ने अपने पायलट्स को बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया। अब इस बात की गहराई को ऐसे समझिए, जब आपको याद होगा कि एक बार सर्जिकल स्ट्राइक के समय हमारे विंग कमांडर अभिनंदन जब पाकिस्तान के कब्जे में चले गए थे, पाकिस्तान का जो कब्जा क्षेत्र है उसमें जाकर के लैंड हुए थे, इजेक्ट होना पड़ा था, उनके फाइटर जेट को निशाना बनाया गया था। ऐसे में पाकिस्तानियों ने जब उन्हें पकड़ा तो भारत ने उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया था। हर संभव प्रयास से मतलब क्या है? मतलब यह है कि भारत ने पाकिस्तान को यह धमकी दे दी थी कि अगर आपने अभिनंदन को नहीं छोड़ा तो 48 घंटे में आपके अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा हमला भारत आपके ऊपर करेगा। यह पाकिस्तान खुद कई बार इमरान खान के भी शासन में, शहबाज शरीफ के भी शासन में क्लेम कर चुका है कि अगर हम नहीं मानते तो बहुत बड़ी दिक्कत भारत की तरफ से हमें आने वाली थी। यह ओपन डॉक्यूमेंट है, सोशल मीडिया पे उपलब्ध है। इसका मतलब कोई भी देश अपने सबसे उच्च कोटि के पायलट्स और सैनिकों को सुरक्षित रखने का हर संभव प्रयास करता है। और जब अमेरिका का सर्वोच्च सप्रीमेसी इस बात पर दाव लगी हो, क्योंकि ट्रंप तो लगातार राफेल शिकार हो गए, उसका मखौल उड़ाते रहे, लेकिन F-35, F-15 अगर इनका निशाना बनता रहा तो यह अमेरिका की इमेज पर एक बहुत बड़ा डेंट होगा। और इसी डेंट को देखते हुए इनके पायलट्स का ईरान में गिर जाना, मैंने पिछले एक सेशन में आपको बताया था कि पायलट्स गिर गए हैं और उन पायलट्स को ढूंढने के लिए आप इस तरह विचार करिए कि उन्हें ढूंढने के लिए अमेरिका ने जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया उसमें कई सारे हेलीकॉप्टर्स, हवाई जहाज ईरान के क्षेत्र में घुमाए। मतलब आप सोचिए, एक पायलट को बचाने के लिए इन्होंने अपनी सारी ताकत झोंक दी कि उस पायलट को रेस्क्यू करके लाना है। रेस्क्यू करने के लिए ईरान के उस क्षेत्र में
फाइटर जेट्स को नीचे आना था या रेस्क्यू ऑपरेशन में यूज होने वाले हवाई जहाजों को या हेलीकॉप्टर्स को थोड़ा नीचे आना था ताकि वो उसे वापस पिक करके ले जा सकें। पायलट अपनी लोकेशन बता पाएं, इसकी उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। उनके पास ऐसी डिवाइसेस होती हैं। मैं एक और सेशन करूंगा कि ये रेस्क्यू कैसे करते हैं, और अभी उसके बारे में अतिरिक्त सेशन आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा, उसके ऊपर डिटेलिंग ज्यादा हो जाएगी अन्यथा। उसमें इनको पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये रेस्क्यू करने आते हैं। लेकिन इसी बीच में ईरान को जब ये पता चलता है कि हमारे किसी इंटीरियर क्षेत्र में अमेरिकी पायलट्स आकर गिरे हैं, तो वो लोग इनाम घोषित कर देते हैं कि अगर कोई भी पायलट को पकड़कर लाया तो उसे इनाम मिलेगी। ईरान के अंदर इस तरह का माहौल बनता है कि कई की तो मतलब जो खिलाड़ी हैं वो कहते हैं हम अपने मेडल दे देंगे अगर कोई पकड़ करके ले आया तो। मतलब उस फाइटर जेट को पकड़ने के लिए ईरान में होड़ मच जाती है। हालत ये होते हैं कि कल अमेरिका के व्हाइट हाउस से कोई भी बाहर प्रेस मीटिंग के लिए नहीं निकलता है, प्रेस ब्रीफिंग के लिए कोई सामने नहीं आता, पूरी तरह सन्नाटा रहता है। अमेरिका के इतिहास में इतना बड़ा नुकसान अब तक पहली बार हुआ था, जब उसके यूनिट कॉस्ट के हिसाब से F-35, F-15, A-10, E-3G, सेंट्री, अवाक, KC टैंकर्स जो की संख्या में एक डेस्ट्रॉयड, एक क्रैश हुआ और 5 डैमेज हुए, MQ-9 रीपर हेलीकॉप्टर, इतना सारा नुकसान उसको हुआ हो और उस नुकसान में दुश्मन के देश के अंदर नुकसान हुआ हो। बाकायदा ईरान ने RT के हवाले से तस्वीरें दी कि कैसे इन्होंने इनके हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया। इंटरेस्टिंग है कि जब यह सारा काम हो रहा था, क्योंकि अमेरिका अपनी हेजिमनी फिल्मों के माध्यम से भी स्थापित करता है, जब अमेरिका दिखाता है कि हमारे फाइटर जेट्स को कोई पकड़ नहीं सकता, तो ईरानियंस ने इनके खूब मजे लिए कि देखो तुम्हारे इस तरह से जहाज गिरते हैं।